Hello everyone, welcome to the YouTube channel General Concepts of Pharmaceutical Sciences by Ajit Pandey. And this is the fourth lecture of Fats and Oils chapter. तो पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। फैट्स एंड ऑयल्स के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या डिफरेंस है फैट्स और ऑयल्स के बारे में, देन नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, then physical properties of fats and oils, chemical properties of fats and oils, ये सारा कुछ डिस्कस हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में किया हुआ है। तो ये फोर्थ लेक्चर है फैट्स एंड ऑयल्स का। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स के एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस का मतलब हो गया कि फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है एसिड वैल्यू। सो व्हाट इज़ एसिड वैल्यू? तो एसिड वैल्यू इज़ nothing but it is defined as number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize 1 gram of the oil or fat। इसका मतलब ये है कि एसिड वैल्यू हम उसे बोलते हैं जो कि KOH जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो जितना रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑयल या फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर सपोज़ आपका जो सैंपल है ऑयल या फैट है, अगर उसमें कुछ भी फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट होगा तो KOH जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उस फ्री फैटी एसिड के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही फ्री फैटी एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद एक्सेस KOH जैसे ही आएगा तो आपको कलर चेंज दिखता है यहाँ पर। तो ये होता कैसे है वो देख, और इससे पता क्या चलता है, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। तो इससे हमें जो एसिड वैल्यू है उससे हमें यही पता चलता है कि जो सैंपल है फैट्स या ऑयल्स का उसमें फ्री फैटी एसिड्स कितने प्रेजेंट हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो। अब ये एसिड वैल्यू जो है जो भी फैट्स या ऑयल्स होता है उसमें अगर फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वो उस ऑयल या फैट को मीन्स अनडिज़ायर्ड है उसके लिए, तो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है। तो अगर ये एसिड वैल्यू ज़्यादा आ रहा है मतलब आपके सैंपल में फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा है। सो एसिड वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स इनटू फ्री फैटी एसिड विच हैज़ एन एडवर्स अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा आ रहा है मतलब आपके सैंपल में ऑयल या फैट के सैंपल में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है। और फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है मतलब जो ट्राइग्लिसरॉल्स फैट्स में रहते हैं या ऑयल्स में रहते हैं वो अब टूट कर फ्री फैटी एसिड बन गए हैं, जो कि आपके सैंपल के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर किसी भी सैंपल का एसिड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है मतलब उसमें फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं और वो आपके सैंपल के लिए अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो एसिड वैल्यू हम किसे बोलते हैं? इट इज़ नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। तो उसी को एसिड वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब एसिड वैल्यू का प्रोसीजर देख लेते हैं। सो इसका प्रोसीजर जब देखेंगे तो उसमें करना ये है कि पहले एक कोनिकल फ्लास्क को ले लेना है और उस कोनिकल फ्लास्क में आप जो भी सैंपल है उसका 1 ग्राम ऑफ सैंपल ले लेना है। वे एक्यूरेटली अ क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में जो भी आपका सैंपल है जितना क्वांटिटी लेना है वो ले लेना है और लेने के बाद उसमें ऐड करना है 50 ml ऑफ इथेनॉल ईथर सॉल्यूशन। और 50 ml ऑफ इथेनॉल ईथर सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ऐड करने के बाद उसको बहुत अच्छे से शेक करना है और शेक करने के बाद आपको टाइट्रेट करना है। और टाइट्रेशन जो किया जाएगा तो ब्यूरेट जो है, ब्यूरेट में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फिल करके पहले से रखे रहना है और जो कोनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल प्लस उसमें आपने इथेनॉल ईथर सॉल्यूशन जो डाला है उसको हम टाइट्रेट करेंगे यूजिंग फिनोप्थिलीन एज इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन जब हम वो कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे
तो स्टार्टिंग में तो उसमें फ्री फैटी एसिड रहेगा, मतलब आपका कोनिकल फ्लास्क जो है वो एसिडिक मीडियम में रहेगा। तो जो फिनोफ्थिलीन है वो एसिडिक पीएच पे कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है। तो जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें जो मिक्सचर रहेगा वो कलरलेस आपको दिखेगा। तो जैसे ही टाइट्रेशन को स्टार्ट किया जाएगा तो ब्यूरेट से KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उस कोनिकल फ्लास्क में आप ऐड करते जाएंगे और उसको अच्छे से शेक करते रहना है कोनिकल फ्लास्क को। एक समय ऐसा आएगा तो जो KOH है वो धीरे धीरे उस कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है और सैंपल से रिएक्ट हो रहा है। तो सैंपल में जो फ्री फैटी एसिड्स होंगे वो KOH के साथ रिएक्ट होते जाएंगे और KOH उसके साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज करता रहेगा एसिड्स को, फ्री फैटी एसिड्स को। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा फैटी एसिड जो फ्री फैटी एसिड्स है वो अब न्यूट्रलाइज हो गए हैं। तो जैसे ही ब्यूरेट से आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो वो आपको जो मिक्सचर है कोनिकल फ्लास्क में उसको एल्कलाइन कर देगा, और जैसे ही एल्कलाइन हो जाएगा मीडियम तो फिनोफ्थिलीन जो इंडिकेटर है वो पिंक कलर में आने लगेगा। तो वैसे ही टाइट्रेशन को रोक देना है और ब्यूरेट रीडिंग को देख लेना है, मेज़र कर लेना है, तो उससे अपने को अमाउंट ऑफ KOH यूज्ड पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये एसिड वैल्यूज़ में टाइट्रेशन किया जाता है। उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करना है और इस फार्मूले से एसिड वैल्यू निकालना है। एसिड वैल्यू का फार्मूला हो गया VKOH। VKOH मतलब जो आपका KOH यूज्ड हुआ है जो कि ब्यूरेट रीडिंग आएगा वो इंटू 5.61 अपॉन W। W इज़ नथिंग बट वेट ऑफ फैट और ऑयल टेकन। जो भी सैंपल का वेट आपने लिया हुआ है वो उसका वेट हो गया वो। तो इस तरीके से एसिड वैल्यू को मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू may be defined as number of milligrams of potassium hydroxide required to completely saponify 1 gram of fat or oil. In other words, we can also say that it is defined as number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the fatty acids formed from complete hydrolysis of 1 gram of fat or oil. तो इसमें और एसिड वैल्यू में क्या डिफरेंस है? एसिड वैल्यू में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द सैंपल, 1 ग्राम ऑफ सैंपल था। वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना लगता है वो था एसिड वैल्यू। और सैपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या हो रहा है? मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फैटी एसिड फॉर्म फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो जो सैंपल है उसमें तो जो भी फैट या ऑयल है वो तो एस्टर फॉर्म में है, तो उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो फैटी एसिड्स बनेंगे और पहले से भी कुछ फैटी एसिड्स अगर फ्री फॉर्म में है तो वो भी रहेंगे। तो पूरा का पूरा फैटी एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, पूरा का पूरा जो फैटी एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना KOH चाहिए दैट इज़ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू एसिड वैल्यू से ये डिफरेंस उसमें है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो हमेशा आपको एसिड वैल्यू से ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि सैपोनिफिकेशन वैल्यू में फ्री फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल दोनों का न्यूट्रलाइज करने के लिए जो KOH लगता है उसको हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल जब देखेंगे तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो वो है इट इज़ डिटरमाइंड बाय रिफ्लक्सिंग अ नोन क्वांटिटी ऑफ सैंपल विथ एक्सेस ऑफ 0.5 N alcoholic KOH for 30 minutes, then titrating unused alkali with 0.5 N HCl। यहाँ पे प्रोसीजर एसिड वैल्यू से थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या करना है, सैंपल लेना है, सैंपल को पहले रिफ्लक्स करेंगे और रिफ्लक्स क्यों किया जाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए। तो रिफ्लक्स किया जाएगा और वहाँ पे 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक KOH यूज़ किया जाएगा और उसके साथ उसको रिफ्लक्स करेंगे 30 मिनट्स के लिए। और रिफ्लक्स करने के बाद जो KOH यूज़ हुआ है तो KOH जो है वो जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद सैंपल में जो भी फैटी एसिड आया होगा उसके साथ KOH रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितने फैटी एसिड लिबरेटेड होंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सैंपल वो उसके साथ रिएक्ट होगा। अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ KOH यूज़ हुआ है तो कुछ KOH बच जाएगा जो कि जो
फैटी एसिड के साथ रिएक्ट हो गया, फैटी एसिड अब ख़त्म हो गया सैंपल में, तो कुछ KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सेस में यूज़ किए थे तो वो बच जाएगा, तो उसको टाइट्रेट करेंगे हम फिर HCl के साथ, 0.5 नॉर्मल HCl के साथ। तो उसके बाद अपने को जो भी HCl कंज्यूम होगा, अब इसमें भी फिनोल्फ्थालीन ही इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, बट इसमें कलर चेंज होगा, वो थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले जब फिनोल्फ्थालीन ऐड किया जाएगा तो जो मिक्सचर है उसमें एक्सेस ऑफ KOH है, मतलब एल्कलाइन है, तो वो पिंक कलर रहेगा। और जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वो HCl से कर रहे हैं, तो जैसे ही KOH कंज्यूम हो गया तो एक्सेस ऑफ जैसे ही HCl आएगा आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो उससे अपने को HCl कितना कंज्यूम हुआ वो पता चलेगा। तो आप इसमें डेफिनेशन जब हम देखे थे तो वहाँ तो मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड था और यहाँ HCl आ रहा है। एक्चुअल में होता ये है कि जो HCl जो रीडिंग आई है वो क्या अपने को बताता है, वो बताता है कि कितना एक्सेस ऑफ KOH बच गया था आप मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में। तो एक्सेस ऑफ KOH कितना बच गया वो पता चल गया, कितना KOH हमने ऐड किया था मिक्सचर में वो अपने को पता है। तो अगर माइनस किया जाएगा तो अपने को ये पता चल जाएगा कि कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ टू न्यूट्रलाइज ऑल द फैटी एसिड्स विच वर प्रेजेंट इन द सैम्पल मिक्सचर। तो उस तरीके से KOH जितना रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द सैम्पल के लिए, तो वो हमें पता चल जाता है। तो अब इसका प्रोसीजर थोड़ा देख लेते हैं। प्रोसीजर वैसा ही है जैसा अभी प्रिंसिपल में बताया आपको। कोनिकल फ्लास्क लेना है जो कि रिफ्लक्स कंडेंसर से फिटेड रहेगा उसके साथ, और उसमें पहले 2 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है। 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज़ एडेड टेकन इन कोनिकल फ्लास्क फिटेड विथ रिफ्लक्स कंडेंसर। फिर उसमें 25 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल इथेनॉलिक KOH ऐड किया जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूमिक पाउडर ऐड किया जाता है। ये जो प्यूमिक पाउडर है ये एज एब्रेसिव यूज़ होता है, तो जो ऑयलीनेस होता है वो उसको हटाएगा, सैंपल में जो भी ऑयलीनेस होगा। देन बॉयल अंडर रिफ्लक्स फॉर 30 मिनट। तो जब ये बॉयल अंडर रिफ्लक्स फॉर 30 मिनट होगा तो उससे क्या होगा, अपने उसमें जितना भी फैटी एसिड है वो हाइड्रोलिसिस के बाद लिबरेट होंगे, तो पूरे के पूरे फैटी एसिड्स बन जाएंगे। उसके बाद फिनोल्फ्थालीन ऐड करना है और उसके बाद टाइट्रेट करना है 0.5 नॉर्मल HCl के साथ। तो ये जब टाइट्रेट किया जाएगा तो जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी दैट इज़ AML। सपोज वो AML आया, उसके बाद कैरी अ ब्लैंक टाइट्रेशन ओमिटिंग द सैंपल। तो एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी कैरी करना है जिसमें कि सैंपल नहीं होगा और सारा कुछ प्रोसीजर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो उसमें भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी, वो हो गया आपका BML। उसके बाद ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू का ये फॉर्मूला है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज़ इक्वल टू 28.05 देन B माइनस A अपॉन W। तो B हो गया ब्लैंक रीडिंग और A हो गया जो स्टार्टिंग में ब्यूरेट रीडिंग आपका आया था सैंपल के साथ, वो अपॉन W। W इज़ नथिंग बट वेट ऑफ सैंपल टेकन, यहाँ पर फैट या ऑयल उसका जो भी वेट होगा वो। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑयल या फैट सैंपल का सैपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। स्मॉलर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू हायर द मॉलिकुलर वेट ऑफ सैंपल ऑफ ऑयल और फैट। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू अगर कम आता है तो जो ऑयल या फैट है उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। Then higher the saponification value, greater is the percentage of short chain acids present in glycerides of oil or fat। तो अगर आपका जो ऑयल या फैट सैंपल है उसमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें शॉर्ट चेन एसिड्स जो हैं ग्लिसराइड्स में वो ज़्यादा हैं, उसके परसेंटेज ज़्यादा है। Saponification value also helps in determining alkali required for converting oils and fats into soap। ऑयल या फैट को सोप में कन्वर्ट करने के लिए कितना अल्कली चाहिए उसको डिटरमाइन उसको डिटर्मिनेशन में भी
सपोनिफिकेशन वैल्यू हेल्प करता है। तो उससे अपने को क्या पता चलता है, एक्सटेंट ऑफ एडल्ट्रेशन, कितना एडल्ट्रेशन हुआ है वो भी हमें पता चलता है। तो ये था सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में। एक और टर्म है, एक और पैरामीटर है, उसको हम बोलते हैं एस्टर वैल्यू। अब ये एस्टर वैल्यू क्या है? एस्टर वैल्यू इज डिफाइंड एज number of milligrams of KOH required to react with esters in 1 gram of fat or oil। अब यहाँ जो भी ऑयल या फैट का सैंपल है, 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट में जो भी एस्टर होगा उसके साथ रिएक्ट होने के लिए कितना KOH लगता है, दैट इज़ एस्टर वैल्यू। तो एक चीज़ देख, और एस्टर वैल्यू का यहाँ जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो अब देखिए सपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या था कि टोटल फैटी एसिड्स का वो मेज़र देता था, और एसिड वैल्यू में फ्री फैटी एसिड का मेज़र दे रहा है। तो अगर टोटल फैटी एसिड माइनस फ्री फैटी एसिड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को वैसे फैटी एसिड्स का मेज़र मिलेगा जो कि एस्टर फॉर्म में अवेलेबल थे। ठीक है, क्योंकि सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो फैटी एसिड लिबरेटेड आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्लस फ्री फैटी एसिड दोनों का मेज़र था, और एसिड वैल्यू जो है वो फ्री फैटी एसिड का मेज़र था। तो टोटल माइनस फ्री को माइनस कर दिया तो अपने को जो कि फैटी एसिड कंबाइंड फॉर्म में एस्टर फॉर्म में अवेलेबल थे उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट एस्टर वैल्यू। तो एस्टर वैल्यू के लिए पहले सपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन करना है, उसके बाद एसिड वैल्यू डिटरमाइन करना है, और उसके बाद सपोनिफिकेशन वैल्यू से एसिड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो अपने को एस्टर वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एस्टर वैल्यू। उसके बाद एक और पैरामीटर है जिसको बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। सो आयोडीन वैल्यू मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स, वहाँ पे मिलीग्राम्स थे अभी तक, ये है ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। इसका मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल में जितना भी ग्राम ऑफ आयोडीन ऐड होगा उसी को आयोडीन वैल्यू बोला जाता है। दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच कंबाइन विथ 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। मतलब 100 ग्राम फैट या ऑयल के साथ कितना ग्राम आयोडीन कंबाइन हो सकता है, उसी को आयोडीन वैल्यू बोला जाता है। तो इससे क्या पता चलेगा वो आगे देखते हैं क्या पता चलेगा। एक्चुअली होता ये है कि जो आयोडीन है वो कंबाइन कब करेगा, जब आपके फैट या ऑयल सैंपल में अनसैचुरेशन होगा। तो जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वहीं पे ये आयोडीन जाकर बाइंड होगा। तो अगर आपके सैंपल में जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज़्यादा आयोडीन उसमें बाइंड होगा। तो जो आयोडीन वैल्यू है वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आपके सैंपल में कितना अनसैचुरेशन है वो बताता है। ठीक है, सो अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग सैंपल विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड और आयोडीन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ mercuric chloride. Untreated iodine is then calculated. It gives idea of degree of unsaturation present in sample। ये अभी आपको डिस्कस किया था। इसमें होता ये है कि जो सैंपल है उसको पहले आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ या फिर आयोडीन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड इसके साथ ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद जो अनरिएक्टेड आयोडीन होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो उससे अपने को क्या पता चलता है, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है वो अपने को पता चलता है। अब ये आयोडीन वैल्यू का प्रोसीजर देखते हैं। अब ये जो आयोडीन वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक है हबल्स मेथड। अब ये हबल्स मेथड में क्या होता है, सैंपल इज़ डिज़ोल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सैंपल को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करते हैं, then treated with excess of standard solution of ethanolic iodine in presence of mercury chloride।
पहले सैंपल को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद उसमें इथेनॉलिक आयोडीन डालेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड डालेंगे, उसके बाद रिएक्शन होगा। उसके बाद जो भी अनयूज्ड आयोडीन होगा उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है बाय टाइट्रेटिंग विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो जो भी अनरिएक्टेड आयोडीन होगा उसको मेज़र कर लिया जाएगा बाय टाइट्रेटिंग विथ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे स्टार्च एज इंडिकेटर यूज़ होता है। तो इससे क्या पता चल जाएगा अपने को, कितना अनयूज्ड आयोडीन था और टोटल आयोडीन कितना हमने सैंपल में डाला वो पता चलता है। तो उससे माइनस करेंगे तो कितना आयोडीन कंबाइन किया आपके सैंपल के साथ वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता चल जाता है। तो ये था हबल्स मेथड। एक और मेथड है विट्स मेथड बोलते हैं उसको। विट्स मेथड में क्या किया जाता है, जो सैंपल है उसमें आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है अल्कोहल के जगह पे। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे अल्कोहल के जगह पे। अब यहाँ पे आयोडीन मोनोक्लोराइड रेडली कंबाइंस विथ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। तो आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है वो फैट या ऑयल में जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा उसमें वो कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद जो अनरिएक्टेड आयोडीन होगा उसको फिर से रिएक्ट कराया जाएगा पोटाशियम आयोडाइड के साथ। अनरिएक्टेड ICl मतलब आयोडीन मोनोक्लोराइड, उसको फिर पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और उसके बाद टाइट्रेट कर देंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। यहाँ पे भी स्टार्च यूज़ होता है एज इंडिकेटर। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये आपका फैट या ऑयल है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, उसको आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, जो डबल बॉन्ड था वहाँ पे ये कंबाइन हो गया। अब ये जो अनयूज्ड आयोडीन मोनोक्लोराइड था उसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना है, तो ये KCl प्लस आयोडीन लिबरेटेड होगा। अब ये जो फ्री आयोडीन लिबरेट हुआ है वो टाइट्रेट करेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो अपने को इसका मेज़र पता चल जाएगा। तो कितना आयोडीन लिबरेट हुआ था ये पता चल गया और टोटल कितना आयोडीन यूज़ किए थे वो पता है, तो माइनस करेंगे तो कितना कंबाइन हुआ वो पता चल जाएगा अपने को। तो उसी को हम आयोडीन वैल्यू बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना अनसैचुरेशन आपके फैट या ऑयल सैंपल में है। तो ये देखिए आयोडीन वैल्यू का ये फॉर्मूला है, A - B × 1.27 अपॉन W, वेयर A इज़ रीडिंग फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, B इज़ रीडिंग फॉर एक्चुअल टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर वही होगा बट सैंपल नहीं होगा। B है एक्चुअल जो टाइट्रेशन करोगे वो उसकी रीडिंग, और W जो है वो वेट ऑफ सैंपल है। तो इस तरीके से आयोडीन वैल्यू मेज़र किया जाता है। अब ये आयोडीन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है ये अभी डिस्कस कर ही लिया है कि आयोडीन वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो अपने को क्या बताता है कि जो सैंपल है वो ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। हायर द आयोडीन वैल्यू हायर अनसैचुरेटेड द फैट इज़। इट ऑल्सो गिव्स आइडिया ऑफ ड्राइंग कैरेक्टर ऑफ फैट एंड ऑयल। तो फैट और ऑयल का ड्राइंग कैरेक्टर के बारे में भी ये बताता है। ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एडल्ट्रेशन इन गिवन फैट सैंपल। फैट सैंपल में अगर कोई एडल्ट्रेशन है तो उसके बारे में भी बताता है। अब ये फैट है सैंपल तो उसमें अनसेचुरेशन आपका कम होना चाहिए, और अगर अनसेचुरेशन ज़्यादा है मतलब जो फैट है वो एडल्ट्रेटेड है। तो इस तरीके से आयोडीन वैल्यू किसी भी फैट सैंपल एडल्ट्रेटेड है या नहीं है उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रेंज भी दिया हुआ है। अगर आयोडीन वैल्यू 85 से 105 के बीच में है तो वो नॉन ड्राइंग ऑयल के लिए होता है। सेमी ड्राइंग के लिए 105 टू 120 हो गया, और अगर 120 से ज़्यादा है तो वो ड्राइंग ऑयल में आ जाता है। तो इस तरीके से आयोडीन वैल्यू जो है वो ड्राइंग कैरेक्टर के बारे में भी बताता है ऑयल या फैट के, और फैट के वो एडल्ट्रेटेड है या नहीं है उसके बारे में भी ये बताता है आयोडीन वैल्यू। तो ये एक पैरामीटर था जो कि किसी भी फैट या ऑयल के
मीन्स उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़फुल होता है।